नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज हम व्याकरण का एक चैप्टर चालू करने वाले हैं, छंद, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन आज आपको मैं इतना आसानी से पढ़ाऊंगा कि एक ही बार में याद हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप लोग इसको सीख लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं छंद। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले छंद की परिभाषा क्या है। तो देखते हैं छंद क्या होता है। मात्रा एवं वर्ण के विचार से होने वाले वाक्य रचना को छंद कहते हैं। मतलब मात्रा या वर्ण से जो वाक्य तैयार होता है, बनता, उसे हम लोग छंद कहते हैं। तो ये छंद का अर्थ होता है खुश करना या खुश रहना। जैसे किसी भी चीज से जब आनंद महसूस होता है तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे? छंद कहते हैं। तो देखिए छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है वो किया गया है ऋग्वेद में किया गया। कहां पर किया गया दोस्तों? तो ऋग्वेद में किया गया। छंद का सबसे पहले उल्लेख किया गया ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो है हमारे 4 वेदों में से एक है, जिसमें सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, और इसमें गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, गायत्री मंत्र का। तो अभी हम लोगों ने परिभाषा में देखा कि वर्ण और मात्रा। तो देख लेते हैं कि वर्ण क्या होता है, उसको हम लोग परिभाषा के माध्यम से देखेंगे कि वर्ण क्या है। तो मुख से निकलने वाली ध्वनि, जो मुख से ध्वनि निकलती है उसको सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को हम लोग कहते हैं वर्ण। दोस्तों, वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व वर्ण, एक होता है दूसरा दीर्घ वर्ण। दोस्तों, ह्रस्व वर्ण को हम लोग लघु वर्ण भी कहते हैं, जिसका पहचान चिन्ह एक के जैसा लगेगा, एक के जैसा होता है। उसके बाद दूसरा है दीर्घ वर्ण, जिसे हम लोग गुरु वर्ण भी कहते हैं। इसे एस आकार का कहेंगे या तो 5 के आकार का कहते हैं। उसके बाद आता है छंद। छंद के प्रमुख अंग में से छंद के प्रमुख 7 अंग होते हैं। छंद के प्रमुख अंग कितने होते हैं दोस्तों? तो 7 अंग होते हैं। तो सबका नाम हम लोग देखते हैं। पहला होता है मात्रा, दूसरा वर्ण, तीसरा गति, चौथा यति, 5वां तुक, 6ठा चरण और 7वां गण। अब हम लोग छंद के 7 अंगों को बारी बारी से देखेंगे कि ये क्या है। इसको परिभाषा के माध्यम से हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। दोस्तों, तो अब हम देखते हैं गति क्या होता है। पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को हम लोग गति कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, हम लोग एक लय में गाते चलते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो एक लय में जब गाते रहेंगे उसे हम लोग कहते हैं गति। तो कविता का सुखद प्रवाह। उसके बाद देखते हैं यति। दोस्तों, यति क्या होता है? छंदों में विराम या रुकने के स्थलों को यति कहते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे रघुपति राघव राजा राम, तो यहां पर थोड़ा सा विराम लेंगे, मतलब रुकेंगे, उसके बाद बोलेंगे पतित पावन सीताराम, या और भी किसी टॉपिक पर आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है तुक। तुक क्या होता है? छंद के चरणों के अंत में एक समान उच्चारण वाले शब्दों के आने से जो लय उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं तुक। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, रघुपति राघव राजा राम। दोस्तों, इसके अंत में आ रहा है म, उसके बाद पतित पावन सीता राम, और इसके अंत में भी आ रहा है म। तो दोनों का अंतिम उच्चारण जो है समान है, तो इसे हम लोग कहेंगे तुक। दोस्तों, छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद। मात्रा के आधार पर जब हम छंद को पढ़ते हैं उसे कहते हैं मात्रिक छंद, और वर्ण के आधार पर जब हम छंद का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं वर्णिक छंद।
दोस्तों अब हम देखेंगे कि सोरठा क्या होता है। तो इसको परिभाषा के माध्यम से देखेंगे कि सोरठा क्या है। सोरठा भी एक प्रकार का अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती है तथा द्वितीय एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। और इसका जस्ट उल्टा था दोहा। दोहा में प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं थी और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं थी। तो दोहा और सोरठा दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो आइए हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। क्या कहा, प्रथम और तृतीय में 11-11 चरण। तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हो गया। उसके बाद तृतीया में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13। तो इसमें हो गया 11। पहला और तीसरा में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 11। उसके बाद दूसरे एवं चौथे में हो जाएगा 13। अब पढ़ेंगे हम लोग कुंडलियां। कुंडलियां क्या होता है, यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। कुंडलियां में 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। शुरू में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलियां छंद बनाया जाता है। तो दोस्तों दोहा प्लस रोला बराबर क्या बनता है, कुंडलियां बनता है। अब हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे चौपाई। चौपाई क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे इसका परिभाषा की चौपाई क्या है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि चौपाई में कितने चरण होते हैं, तो दोस्तों कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि 16 मात्रा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो कितना मात्रा है दोस्तों, 16। तो इसमें अगर 16 तो सब में 16 ही होगा। और चरण कितने हैं, तो 4 चरण। उसके बाद देखेंगे दोहा। दोहा क्या होता है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे एवं चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें हो गया 13, तो इसमें हो जाएगा 11। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कितना का। पहले और तीसरे में हो जाएगा 13 और दूसरे और चौथे में हो जाएगा 11। इसका भी देख लेते हैं। इसमें तो 16 है। अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम कुंडलिया का उदाहरण देखेंगे कि इसमें 6 चरण और 24 मात्राएं हैं। तो देखो और कहा कुंडलिया में शुरू का वर्ण और अंतिम का वर्ण भी समान होता है। इसमें 6 चरण है, 1 2 3 4 5 और 6 चरण और 24 मात्रा 24 मात्राएं हैं। तो सबको गिनने पर हो जाएगा इसमें 24 मात्रा या 24 वर्ण हो जाएगा। और चरण कितने हैं, तो 6 चरण हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि कुंडलिया में कितनी मात्राएं होती है, तो दोस्तों 24 मात्राएं होती है। कुंडलिया में 24 मात्राएं होती है। अगर पूछे कि कुंडलिया में कितने चरण होते हैं, तो 6 चरण होते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो अब हम देखेंगे रोला। रोला क्या होता है।
रोला छंद। तो सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं। यह सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? तो 24 मात्राएं होती है। और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्रा पर यति लगता है, यति अधिक लगता है, मतलब यति मतलब विराम लगता है। विराम मतलब रुक के बोला जाता है उसको। इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं हम लोग। जो जगहित पर प्राण न्यौछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। इसमें दोस्तों अगर इसको काउंट कीजिएगा तो 24 मात्राएं होगी। काउंट करना तो आप लोग सीख ही चुके हैं। अब चलते आगे। उल्लाला देखते, उल्लाला क्या होता है? इसके पहले और तीसरे चरणों में 15-15 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। तो इसको भी हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। दोस्तों इसमें भी उल्लाला में भी 15-15 क्या कहते हैं, पहले और तीसरे में 15-15 चरण होंगे, सॉरी वर्ण होंगे, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे बरवय कि बरवय क्या होता है। तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। बरवय भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। और इस छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में 12, उसके बाद दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती है, तथा दूसरे और चौथे चरणों के अंत में जगन या तगन आने से छंद में मिठास बढ़ती है, तथा यति प्रत्येक चरण के अंत में होता है। यति मतलब विराम जो है प्रत्येक चरण के अंत में लगता है। तो इसको उदाहरण के माध्यम देखते हैं। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुबारिद में जनू तरित बिहार। इसको आप लोग काउंट कीजिएगा तो क्या कहा, प्रथम और तृतीय में 12 आएगा और दूसरा और चौथा में 7 मात्रा आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे हरिगीत का। हरिगीत का क्या होता है? यह भी एक सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और 12 और 16 मात्राओं पर यति लगता है। यति मतलब विराम का चिन्ह लगता है, तथा अंत में लघु और गुरु वर्ण का प्रयोग किया जाता है। अंत में लघु एवं गुरु वर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। कहती हुई यो उत्तरा की नेत्र जल से उभर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम छंद को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने पीछे पढ़ लिया उसको रिवीजन कर लेते हैं। उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट उसमें था उसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एक छंद में कितने चरण होते हैं दोस्तों? तो 4 चरण होते हैं। एक छंद में 4 चरण होते हैं। इसको आपको ऑप्शन दिया हो रहेगा एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो ऑप्शन दिया होगा 2, 3, 4 और डी नंबर दिया रहेगा 5। तो एक छंद में कितने चरण होते हैं दोस्तों? तो 4 चरण होते हैं। इस टाइप से आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। उसके बाद चौपाई के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? तो 16 मात्राएं होती है। चौपाई के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं। इसमें भी आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कुछ भी 13, 14, 15, 16। तो आप लोग कितना होता है चौपाई के प्रथम चरण में? तो 16 मात्राएं होती है। उसके बाद चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं दोस्तों? तो 4 चरण होते हैं। चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं दोहा। दोस्तों दोहा और सोरठा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। दोहा और सोरठा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे वो देखते हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, जबकि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है। उसके बाद दोहा के दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है, तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि छंद में कौन है जो एक दूसरे के विपरीत है? तो हम लोग बताएंगे दोहा और सोरठा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उसके बाद है
क्या कुंडलिया कैसे बनता है? तो दोहा और रोला को मिलाने पर क्या बनता है दोस्तों? तो कुंडलिया बनता है। तो दोस्तों ये था छंद चैप्टर, जिसको हम लोगों ने आसानी पूर्वक पढ़ के खत्म किया। उम्मीद है कि अब इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, नहीं छूटेंगे। अब जिस टाइप से पूछा जाएगा आप लोग जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।